क्या लल्लन टॉप ने अनजाने में दूसरा जाकिर नाइक पैदा कर दिया है, या फिर ये एक सोची समझी चाल थी? अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है। ये सवाल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल इस बात से भी जुड़ा है कि भारत में किस तरीके की सोच को दोबारा जगह दी जा रही है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। कुछ दिन पहले तक एक नाम था जिसको ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, और फिर अचानक से एक ही कार्यक्रम के बाद वो व्यक्ति हर जगह दिखाई देने लगता है। उसके वीडियोस हर प्लेटफॉर्म तक घूमने लगते हैं। उसे अलग अलग इंटरव्यू और बातचीत के लिए बुलाया जाने लगता है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मुफ्ती शमाइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? डिबेट और मुनाजरे का मैदान फतह क्या है, जावेद अख्तर जैसे मुल्हिद को शिकस्त से दो चार क्या है। और सोशल मीडिया में एक ही हफ्ते के अंदर उसके फॉलोअर्स 2.25 लाख से 30 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो इतना पॉपुलर क्यों हो गया। असली सवाल ये है कि क्या ये पुरानी आजमाई हुई जिहादी मजहबी सोच को बढ़ावा देती है? पुरानी जिहादी मजहबी सोच को एक नए कपड़ों में दोबारा पेश करने का मामला है। भारत ये कहानी पहले भी देख चुका है। एक ऐसा ही आदमी था जिसने इंटेलेक्चुअल की चादर ओढ़कर भारत के अंदर रेडिकलिज्म का जहर घोल दिया था, और उसका नाम था जाकिर नाइक। Hypothetically, you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. औरत को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम के अंदर मैंने कह चुका हूं मेरे पहले जवाब में, पैसे कमाने की जिम्मेदारी मर्द के कंधे पे डाली गई है। ये भारत का पहला ऐसा प्लान्ड आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था जिसने इंटेलेक्चुअलिज्म और एजुकेशन का नकाब पहनकर जिहादी मानसिकता को दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश की। 2000 के दशक के शुरुआती दौर में ग्लोबल इस्लामिक इकोसिस्टम एक ट्रांजिशनल फेज में था। 9/11 के बाद मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब खुली हिंसा और डायरेक्ट जिहाद हर जगह काम नहीं कर पाएगा। कई देश अलर्ट हो चुके थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो चुकी थी, निगरानी बढ़ चुकी थी। ऐसे में एक नई स्ट्रेटजी पे काम किया जाने लगा। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पे पहले आइडियोलॉजिकल सोच बदली जाए और फिर एक्शन अपने आप निकल कर बाहर आए। और ऐसी स्ट्रेटजी के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मदरसे से ना निकला हुआ दिखाई पड़े, जो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं नॉन मुस्लिम्स को भी देखने में एक्सेप्टेबल लगे, जो कपड़े पहनने, देखने और बोलने पर ट्रेडिशनल मौलवी जैसा ना लगे, बल्कि पढ़ा लिखा मॉडर्न इंटेलेक्चुअल दिखे। बेसिकली ऐसा आदमी जिसको पढ़े लिखे यूथ भी सुने और बिना शक किए फॉलो किया जा सके। और इसी चीज पर जाकिर नाइक पूरी तरीके से फिट बैठ गया। वो डॉक्टर था, अंग्रेजी बोलता था, साइंस और मेडिकल की भाषाएं इस्तेमाल करता था, कोट पैंट पहनता था। ये सारी की सारी चीजें भरोसा दिलाने वाली थी। और ऐसे ही आज के दिन जाकिर नाइक 2.0 का लॉन्च किया जा रहा है, और इस चीज की भी स्ट्रेटजी सेम है जो जाकिर नाइक से मिलती है। मलेशिया से डॉक्टरेट किया हुआ इंसान जिसे बाहर से देखने पर जिहादी ना लगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह वाले जाकिर नाइक तो इंडिया में बैन है, लेकिन लगता है कि लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी ने जाकिर नाइक 2.0 को लॉन्च कर दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति ये कहता हो पहले मजहब, पहले इस्लाम और उसके बाद वतन और सरकार, जो खुलेआम भारतीय संविधान को नकार कर शरीयत को सर्वोपरि बताता हो, क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे क्या तुम तस्लीम करोगे? जो भगवा को कंस्पिरेसी थ्योरी बताता हो, जो ये ऐलान करता हो कि इस्लाम के अलावा सारे धर्म गलत है। ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मज़ाहिब मौजूद है दुनिया में, जितने अदयान मौजूद है, यहाँ तक के जितने नजरियात मौजूद है इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। और इस्लाम अपनाए बिना कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई अपने YouTube चैनल पे एक मंच दे तो सवाल सिर्फ डिबेट का नहीं रह जाता, सवाल नॉर्मलाइजेशन का बन जाता है। और यही सबसे गंभीर बिंदु है। सौरभ द्विवेदी कोई ऐसे वैसे एंकर नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति है जो हर इंटरव्यू से पहले गहरी रिसर्च, नोट्स के
ढेर और कंटेस्ट की बातें करते हैं। अब इस सब के बाद सवाल ये आता है कि क्या उन्होंने मुफ्ती नदवी को बुलाने से पहले उनके भाषण और इंटरव्यूज नहीं देखे होंगे? क्या उन्हें ये सब नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक धर्म को श्रेष्ठ और बाकी सबको गलत बताता है? इसका मतलब तो ये साफ है कि ये अनजाने में नहीं, ये जानबूझकर किया गया था। और यही से लल्लन टॉप का प्रोपेगेंडा वाला चेहरा साफ नजर आता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने की जरूरत है। इस पूरे 10 गॉड एग्जिस्ट इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा था YN फाउंडेशन, जो एक कोलकाता बेस्ड इस्लामिक ट्रस्ट है, जिसके खुद फाउंडर है मुफ्ती इस्माइल नदवी। जिसको मंच दिया जा रहा है उसी के फाउंडेशन के द्वारा इवेंट को स्पॉन्सर किया जा रहा है। और ऑडियंस में भी बड़ी उनकी ही संख्या लाई दिखाई पड़ती है। और ये डिबेट थी या प्री प्लान्ड लॉन्च इवेंट? सौरभ द्विवेदी ने भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ये आम बहसों जैसी नहीं होगी, कि ये बहस व्यवस्थित ढंग से चले, वैसे नहीं जैसी बहसों को देखने के हम इन दिनों आदी हो गए हैं। पढ़ी लिखी अकादमिक बहस, ये पढ़ी लिखी एकेडमिक चर्चा होगी। पढ़े लिखे एकेडमिक मुफ्ती नदवी के विचारों के झलक तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दी है। और इतना ही नहीं, मुफ्ती नदवी का ट्विटर अकाउंट मलेशिया से ऑपरेट होता है और वो मलेशिया के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डॉक्टरल रिसर्चर भी है। वही मलेशिया जहाँ 2015-16 में जाकिर नायक जैसे इस्लामिक हेड प्रीचर को परमानेंट रेसिडेंसी दी गई थी। अब उन्हीं पच्चीनों में चलते हुए लल्लन टॉप भारत के डिजिटल मीडिया स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका नाम आज से पहले हम में से शायद किसी ने सुना होगा। और इस चीज को मॉडरेट कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी। सब कुछ इतना प्री प्लान्ड दिखता है कि इसको कोइंसिडेंट कहना तो बड़ी शर्म की बात होगी। और ये आरोप सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, लल्लन टॉप से जुड़े रह चुके सौरभ द्विवेदी के सो कॉल्ड एडिटोरियल मेंटर कमलेश से उर्फ ताऊ खुद इस प्लेटफॉर्म की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। मान रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि उसको पता था कि एक बार मैं ऐसी हस्ती के बगल में बैठ जाऊंगा तो मैं जाना जाऊंगा, फिर तो मैं जाना जाऊंगा। फेमस हो गया, वो हो गया। और चूंकि वहां पे उसने लोग बुलाए थे तो उसने इतने अपने लोग बुला लिए थे ताली बजा रहे थे। कोई स्कोर नहीं था, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जीत गए। अब आखिरी और सबसे अहम बात, मुफ्ती नदवी कई दिनों से सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर को डिबेट के लिए चुनौती दे रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्हें ईश्वर के ऊपर कोई दार्शनिक चर्चा करनी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जावेद अख्तर के साथ मंच मिला तो इंस्टेंट विजिबिलिटी मिलेगी। और वही विजिबिलिटी, वही लेजिटिमेसी लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने दी। और यही असली सवाल है कि ये डिबेट नहीं, आइडियोलॉजिकल सॉफ्ट लॉन्च था। जब मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे लोगों को बिना कड़े सवाल, बिना डिस्क्लोजर और बिना कंटेस्ट मंच देती है तो वो जर्नलिज्म नहीं, प्रोपेगेंडा फैसिलिटेशन कहलाता है। और इसके साथ ही आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो का टॉपिक कैसा लगा।